और किसको सुरक्षा नहीं देनी है, किसको देनी है, तो सरकार को तय करना है। मगर मैं अब तो पुलिस सुरक्षा में हत्या हो रही है। अपने अतीक और अशरफ भाई की हत्या के बारे में देखा किस तरह से हुई। पुलिस ने डिफाइन कर दिया, जस्टिफाई किया कि अपराधी थे, माफिया थे, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे थे। फिर संजीव जीवा की हत्या, चलो उनको भी आप कर दोगे जस्टिफाई। अब चंद्रशेखर को कैसे जस्टिफाई करोगे? पिकेट 20 मीटर पे पिकेट है, पुलिस खड़ी है, और क्या इंटेलिजेंस है? अब इतने हमारे सामान्य नेता हैं, रास्ते में इनके साथ कोई हादसा हो जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या नेता घर में छिप जाए, लोहे के बॉक्स में बंद हो जाए? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला होता है। हमला होने के बाद यहाँ पर काफ़ी कुछ खुलासा होता हुआ उत्तर प्रदेश में नज़र आता है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उंगली उठती है तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर निशाना साधता है। ऐसे में देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ पर सीधे तौर पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। यहाँ पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने अपनी कानून व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं चलाई है। यहाँ पर सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला नहीं होता है, इससे पहले यहाँ पर कितने उत्पीड़न के मामले आते हैं महिलाओं को लेकर, जब कानून व्यवस्था कुछ नहीं कर पाती है, जब यूपी पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर फिर से एक हमला होता है, और यहाँ पर तो एक राजनीतिक नेता का हमला होता है। उसके बावजूद यहाँ पर योगी आदित्यनाथ कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आती है। ऐसे में देखा जाए तो चंद्रशेखर योगी आदित्यनाथ का कई खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ये जो माहौल बिगड़ रहा है ये किसकी साजिश है। उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था ढीली होती हुई नजर आ रही है ये किसकी बदौलत है, और उत्तर प्रदेश का जो ये माहौल गुंडा राज के रूप में बदलता हुआ नजर आ रहा है ये किसकी बदौलत हो रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर चंद्रशेखर काफ़ी कुछ खुलासा करते हुए नजर आते हैं। चंद्रशेखर की बात की जाए तो यहाँ पर वो हमलावर को ये कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर हमलावरों का कोई कसूरवार नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में ये गुंडा राज का माहौल है जो निडर यहाँ पर ऐसे हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के राज में ये गुंडा यहाँ पर काफ़ी वक्त से निशाना साधे बैठे रहते हैं, काफ़ी वक्त से निगरानी करते हैं कि कौन कहाँ जा रहा है, और जिस पर हमला करना होता है उस पर नज़र बिठाए हुए यहाँ पर देखे जाते हैं और उसके बाद हमला करते हुए यहाँ पर नज़र आते हैं। जो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हुआ ऐसा ही अतीक अहमद के साथ हुआ। तो अब ऐसे में देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद योगी आदित्यनाथ पर सवालिया निशान खड़े करते हुए सीधे तौर पर कहते हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद काफी कुछ कहते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं देखिए इस रिपोर्ट में। मुझे यूपी पुलिस की काबिलियत पे पहले से कभी शक नहीं था, लेकिन मेरा ये मानना है पुलिस सरकार की होती है और जो सरकार कहती है पुलिस उस हिसाब से काम करती है। जल्दबाजी में कुछ पुलिस की तरफ से इस तरह के बयान दिए गए जो मैं समझता हूं कि जिनकी ज़रूरत नहीं थी, बिना जानकारी के, बिना ब्लास्टिंग रिपोर्ट के कह देना कि गोली जो है वो 315 बोर के कट्टे से चली और हमने कट्टे बरामद कर लिए, या बिना बहुत सारी जानकारियाँ जो तथ्य जो हैं उसमें हैं कि 4 नौजवान लड़के जिनको ये भी नहीं पता कि खाना किस तरह खाते हैं वो आके किसी पे गोली चला देंगे। और जिस तरह की पुलिस ने कहानी करके बताया कि भाई अचानक से टोल पर उनको पता लग गया कि चंद्रशेखर आ रहे हैं तो हम हमला कर देते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश के सरकार के कार्य करने के तरीके और अपने राजनीतिक विरोधियों को निपटाने के तरीकों को भी हम लोग जानते हैं। किसी को CBI ED इनकम टैक्स से निपटा रहे हैं, किसी को मुकदमों से जेलों में ठूस के जबरन झूठे मुकदमे लगा के झूठे गवाह तैयार करके निपटा रहे हैं, और जो उनसे नहीं बचे हैं उनको गोली के जरिए जो है निपटाने काम कर रहे हैं। इसलिए मैं अभी जांच के कई तथ्य हैं और जांच लंबी चलने वाली, मुझे उम्मीद है कि पुलिस बिना किसी दबाव के निष्पक्ष जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी और इसके पीछे कौन है, किसने किसके कहे पे, किसके इशारे पे, किसने पैसा दिया, हथियार कहाँ से आए, ऑटोमेटिक पिस्टल्स कहाँ से वो बरामद हुई, कौन कौन इसके पीछे है, कौन मॉनिटर कर रहा था, कौन जो है रेकी कर रहा था, इन सब की जाँच हो। इसलिए भी ज़रूरी है कि आज मेरे साथ है, कल किसी और के साथ ना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लोग बड़ी मजबूती से जो है अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। और ये तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ तो चुनाव सजा होने के बाद पता लगता है कि DM साहब के दबाव में मुकदमे लिखा गया था, बाद में वादी मना कर देता, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल जाता तस्वीर। पुलिस के आज के खुलासे से आप संतुष्ट हैं या नहीं? मैंने कहा कि मैंने उनको पर्याप्त समय दिया कि वो अपनी कार्रवाई को, गिरफ्तारी की प्रक्रिया आगे बढ़ाए। तो गिरफ्तारी हुई है,
मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने इतना बड़ा हत्याकांड, नहीं तो पुलिस ने कहा ना, आपने सुना कि भाई वो हत्या करना चाहते थे, तो जो हत्या करना चाहता था उसके पीछे कोई बड़ा कारण हो, छोटा कारण नहीं हो, जिस तरह कारण को आप हवाला दे रहे हो। और मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में हूँ, संविधान को मानता हूँ। मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। आप सब लोग जानते हैं, मैंने किसी को बुरा ना कहा ना किया। मैंने प्रयास किया कि जिसके भी साथ खड़ा हो पाऊँ, जिसकी भी मदद कर पाऊँ, जिसके भी आंसू पहुँच पाऊँ। और ये मैंने सीखा अपने जो सीनियर लोग हैं उनसे। आजम भाई उनमें से एक शख्सियत है जिनसे मैंने सीखा किस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है कमज़ोरों की। तो मुझे लगता है कि अभी उनको जल्दबाजी ना करते हुए, माहौल शांत है, हम लोगों ने लोगों को शांत रखा है, हमने अपील की है। उस समय ईद का त्यौहार था, हमारे कंधों पर जिम्मेदारी थी, हमने लोगों से अपील की, लोगों ने हमारी बात को माना भी। तो वो जल्दबाजी ना करें, बिना ब्लास्टिंग रिपोर्ट के कह देना कि गोली कौन सी, हमें पता है गोली कौन सी है। तो जल्दबाजी ना करें, सारे जो जितने भी जो तथ्य हैं, जितने भी जो दिशाएं, उन पर सब पे काम करें। क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं कि हो सकता है किसने पैसा दे के कराया हो, क्योंकि वो तो नौजवान बच्चे, उनको इतनी जानकारी नहीं है, उनको ये भी एहसास नहीं था कि ये करने के बाद क्या होगा। तो इसलिए इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था प्रदेश स्तर पे भी और देश स्तर पे भी। इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि सरकार के दबाव में जल्दबाजी ना करें और जिम्मेदारी से जांच को आगे बढ़ाएं और सभी तथ्यों पर जांच करें। और मुझे अभी भी पुलिस के कुछ अच्छे अधिकारी हैं, उनकी कार्यशैली भरोसा है कि वो सरकार के दबाव में काम नहीं करेंगे। और उम्मीद है कि फेयर जाँच होगी और ये पता लगेगा इसके पीछे कौन है। कल की जो आप लोगों की घोषित पंचायत है उसके बारे में अभी मैंने लीडर्स को बुलाया है, सब लोगों को, और मैं चाहता हूं कि पुलिस को पर्याप्त समय मिले जिससे कि आसानी से वो अपने कार्य को आगे बढ़ा पाएँ। ये ना हो कि हम इसमें फंसे रहे, इसलिए हमने कार्रवाई को में ढिलाई बरत दी। तो आज शाम तक उसकी स्थिति 6 बजे 6 साढ़े 6 बजे क्लियर हो जाएगी। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनको समझाने में कामयाब हो जाऊँ कि क्योंकि कावड़ का समय आ रहा है और मोह अच्छा नहीं है, नुकसान हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी तरह का जुटान ना हो। अध्यक्ष जी, जब आप पे हमला हुआ तो आपने ये कहा था कि हमारे सहयोगियों ने, साथियों ने उन लोगों को पहचान लिया था। तो जिस प्रकार उनके आज आपने देखो प्रेस वार्ता हुई, तो क्या लगता है वही व्यक्ति थे? नहीं, दिखाए नहीं। आपने देखा क्या दिखाए? आपने देखा हो तो मीडिया के लोगों ने बताओ। फोटो भी वायरल हो चुके हैं, आपने देखा होगा। नहीं, पुलिस की कार्यशैली ऐसी, फोटो किसी का दिखाते हैं, जाता कोई है, हथियार कोई होता है, लगाया कोई जाता है, पकड़ते कहीं से हैं, दिखाते कहीं से हैं। तो इतने कम समय में कट्टे से तो फायर नहीं हो सकती लगातार, और फायर 6-7 हुई है, 3 नहीं हुई है। तो मैं कह रहा हूँ ना, अभी जांच कर लें, जल्दबाजी ना करें। मैं समझता हूँ उनके कंधों पे जिम्मेदारी है, उनको सरकार को जवाब देना है। लेकिन सरकार भी ध्यान रखे कि इस तरह का माहौल ना बनाए कि लोगों में भय का। आप कानून व्यवस्था तो अच्छी कर नहीं पा रहे हो, इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि पुलिस जाँच के को सही ओर ले जाएगी और जांच को भटकाने काम नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि चंद्रशेखर तो मेरे भाई की तरह है और हम उनको सुरक्षा मुहैया कराएंगे। अब से पहले वो जिस पार्टी में रहे, हमने उस दल में काम किया, तो मेरे ऐसा नहीं, राजनीति में किसी बुरे संबंध नहीं होते हैं। तो मैं तो मुख्यमंत्री को बुरा नहीं कह रहा हूँ। वो अलग बात है कि उनके बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो जन विरोधी है, उनकी भाषा ऐसी है जिसको लोकतंत्र में कोई जगह नहीं दी जा सकती। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ठीक है, उनको अपनी सरकार, जनता ने बहुमत दिया, चलाएं। और किसको सुरक्षा नहीं देनी है, किसको देनी है, तो सरकार को तय करना है। मगर अब तो पुलिस सुरक्षा में हत्या हो रही है। अपने अतीक और अशरफ भाई की हत्या के बारे में देखा किस तरह से हुई। पुलिस ने डिफाइन कर दिया, जस्टिफाई किया कि अपराधी थे, माफिया थे, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे थे। फिर संजीव जीवा की हत्या, चलो उनको भी आप कर दोगे जस्टिफाई। अब चंद्रशेखर को कैसे जस्टिफाई करोगे? पिकेट 20 मीटर पे पिकेट है, पुलिस खड़ी है, और क्या इंटेलिजेंस है? अब इतने हमारे सामान्य नेता हैं, रास्ते में इनके साथ कोई हादसा हो जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या नेता घर में छिप जाएं, लोहे के बॉक्स में बंद हो जाएं? तो जनता का आदमी जनता के बीच रहता है। भविष्य में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। जब तक पूरी कलह नहीं खुलेगी, वो आखिरी जो उनका मास्टरमाइंड वो नहीं पकड़ा जाएगा, उसको नहीं सामने करेंगे, तब तक नहीं पता। जिसने फिरौती ले रखी है, मुझे ऐसा लगता है उसकी मालिक की बात पूरी कल फिर करवाएगा। तो मैं हर खतरे के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं भी जनता के बीच जैसे रुकूंगा नहीं, मैं जाऊँगा जनता। चंद्रशेखर आजाद के बयान के बाद तमाम विपक्षी पार्टियों का और तमाम जनता का और यूपी का माहौल इस तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार अब ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। अब उपराज्यपाल की बात की जाए तो सीधे तौर पर यहाँ पर सवालिया निशान उन पर भी खड़े होते हुए नजर आते हैं। योगी आदित्यनाथ के बाद वो भी इस माहौल को सुलझाते हुए नजर नहीं आते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर
योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे पर सवाल मंडराता हुआ नजर आ रहा है। अब सीधे तौर पर राज्यपाल को क्या यहाँ पर योगी आदित्यनाथ अपना इस्तीफा सौंपते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में उठता हुआ नजर आ रहा है और चंद्रशेखर आजाद के जो आरोपी हैं सीधे तौर पर कोर्ट में भी यहाँ पर सबूत पेश करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में देखा जाए तो क्या योगी आदित्यनाथ राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपते हुए नजर आएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट के जज DY चंद्रचूड़ ने चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में फैसला सुनाया तो? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।